पुश्तैनी ससुराल में 10 परिवारों के बीच देवरानी जेठानी की पहली रसोई। अंकित, आजकल तो हर कोई गांव छोड़कर शहर में घर ले रहा है, तो तुम्हारा परिवार क्यों गांव में रहता है? हमारे परिवार के लोग 300 सालों से इसी गांव में रहते आए हैं। राजा महाराजाओं के जमाने से है हमारा परिवार। फिर तो तुम्हारा घर भी काफी बड़ा होगा ना? मैंने तो सुना है कि गांव के घरों में झूले भी होते हैं, आंगन भी काफी बड़ा होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने ससुराल जाने के लिए। शादी कर दोनों भाई जतिन और अंकित अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर से गांव आते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों गाड़ियां एक बड़े से महल जैसे घर के बाहर आकर रुकती हैं। दोनों देवरानी जेठानी जब अपने महल जैसे ससुराल को देखती हैं, जितना सोचा था ये तो उससे कई ज्यादा खूबसूरत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ससुराल नहीं बल्कि किसी शाही महल में आ गई हूँ। मेरी बहुएं तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, किसी की नजर ना लगे। अरे ढोल ताशे वाले, आप यूं ही खड़े रहोगे या बजाओगे भी? दोनों देवरानी जेठानी का उनके ससुराल में बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश किया जाता है। हमार ससुराल तो अंदर से भी बिल्कुल महल की तरह है। बड़े बड़े झूमर, इतने एंटीक सामान, मुझे तो अब लग रहा है कि मैं किसी महल में आ गई हूँ। लेकिन इतने सारे मेहमान अभी तक क्या करें? हमारे शहर में तो शादी होते ही सारे मेहमान चले जाते हैं। चलो अब सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। एक एक कर अब दोनों देवरानी जेठानी सबके पैर छूने लगती हैं। इतने लोगों के पैर छूते छूते दोनों बहू की कमर में दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद अब दोनों बहुओं से काफी सारी रस्में करवाई जाती हैं। इनकी रस्में कब खत्म होंगी? मुझे तो काफी नींद आ रही है। मेरी तो आंखें बार बार बंद हो रही हैं। बहुओं, क्या खुसर फुसर चल रही है दोनों में? आओ तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। रस्में खत्म होने में सुबह से शाम हो जाती है और आखिरकार दोनों बहुएं कमरों में जाकर आराम करती हैं। अगली सुबह माया और रिया दोनों समय से उठती हैं और नहा धोकर साड़ी पहनकर नीचे सबके सामने आती हैं, जिसे देख माया, रिया, ये सब क्या है? ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? क्या तुम्हें कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता? भाभी क्या हुआ? हमने जीन्स टॉप थोड़ी ना पहना है, साड़ी पहनी तो है। ये कैसी साड़ी पहनी है? पूरे हाथ दिख रहे हैं, सर पर पल्लू नहीं है और हम बड़ों से तो घूंघट भी नहीं किया। जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग दिखे तो सबसे पहले उनके सामने घूंघट करो और सर से पल्लू हटना नहीं चाहिए। अपनी दादी सास से डांट सुनकर दोनों देवरानी जेठानी जल्दी से सिर पर पल्लू रख लेती हैं और अब जब दोनों पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? इतनी बड़ी रसोई और यहाँ तो गैस सिलेंडर भी नहीं है, मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं और तो और कितने बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ। इनके अलावा इस रसोई में कुछ भी नहीं है, ना मिक्सर है, ना ओवन, फ्रिज तक नहीं है। तुम दोनों रसोई में तो चली गई, लेकिन किसी से पता किया कि क्या बनेगा? एक काम करना, आज पालक पनीर, मटर मशरूम मिक्स वेज बिरयानी, खिचड़ी, रायता, चटनी, समोसे, पराठे, जलेबी, खीर, सूजी का हलवा, कड़ी, राजमा, छोले और हाँ नान बना लेना। इसके साथ तुम दोनों को खास तौर पर कलाकंद बनाना है। हमारे घर की नई नवेली बहुएं कलाकंद जरूर बनाती हैं। खाना अगर 19-20 हो गया तो भी चलेगा, लेकिन कलाकंद में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना सारा खाना, ऐसा लग रहा है कि एक परिवार के लिए नहीं बल्कि 10 परिवार के लिए बनाना है। सही तो कहा भाभी, हमारे इस बड़े से घर में कुल मिलाकर पूरे 10 परिवार रहते हैं। क्या कहा? 10 परिवार? हाँ बहू, 10 परिवार। जिन जिन लोगों के तुमने कल पैर छुए हैं ना, वो सब हमारा ही परिवार है। चलो। पहली रसोई में इतनी सारी चीज बनाने के बारे में सुनकर दोनों देवरानी जेठानी की पहले ही जान निकल चुकी थी और अब जब उन्हें पता चलता है कि उनके ससुराल में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 परिवार हैं तो दोनों को 440 वोल्ट का झटका लगता है। मेरे कानों में तो अभी भी चाची सास की 10 परिवार वालों की बात गूंज रही है। कहीं उन्होंने हमारे साथ में मजाक तो नहीं किया? जिस तरह से वो कह रही थी वो मुझे मजाक तो नहीं लगा। हौसला देते हुए दोनों एक दूसरे को पहली रसोई की तैयारी में लग जाती हैं। माया जैसे ही सब्जियां काटने के लिए उन्हें लेती है कि तभी घर का नौकर आता है। छोटी मालकिन, रुक जाइए, ये सब्जी रहने दीजिए, इसे तो हमें गाय को खिलाने जाना है। ये तो ताजी सब्जियां, अगर इसे ले जाओगे तो हम बनाएंगे क्या? कल की तोड़ी हुई सब्जी है, ये तो अब बासी हो चुकी है। खाना बनाने के लिए आप पीछे आंगन से सब्जी ले आइए। घर का नौकर सारी सब्जी ले जाता है और दोनों देवरानी जेठानी धूप में जाकर कैसे ढेर सारी सब्जियां तोड़ कर लाती हैं और उन्हें दरांत चाकू की मदद से काटने लगती हैं। पता होता कि इस तरह सब्जियां काटनी पड़ेंगी तो मैं तो दहेज में वेजिटेबल कटर लेकर आती। ये चूल्हा जलाना तो नीट के एग्जाम देने से भी ज्यादा मुश्किल है। मूवी में तो हीरोइन इतनी आसानी से चूल्हा जला लेती है, लेकिन रियल लाइफ में कितना मुश्किल है।
सब्जी काटने और चूल्हा जलाने में दोनों बहुओं की जान निकल जाती है, तो वहीं रसोई घर में रखे हुए उन भारी भारी बर्तनों को उठाकर चूल्हे पर रखना भी उन दोनों के लिए काफी मुश्किल होता है। बर्तन तो जैसे तैसे करके चूल्हे पर रख दिए, लेकिन अब पानी का क्या करें? मटके में तो इतना पानी है नहीं, लगता है बाहर आंगन से लाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम मसाला पीसो, मैं पानी लेकर आती हूँ। सिलबट्टे पर मसाला पीसना कितना मुश्किल है, पूरे हाथ जल रहे हैं मिर्च की वजह से। भगवान, कहाँ आकर फंस गई। हाय रे मेरी कमर। सोचा था इस महल जैसे ससुराल में आकर रानी बनकर राज करूंगी, लेकिन यहाँ तो नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कोई बहू पतीले में सब्जी चला रही थी तो कोई बड़ी सी परात में आटा गूंथ रही थी। सब्जी कम पड़ने पर माया जब दोबारा खेत से सब्जी लेने जाती है तो अचानक बारिश हो जाती है, जिससे उसकी साड़ी पर काफी दाग पड़ जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे में आखिरकार खाना बनता है। ये क्या हालत बना रखी है तुमने, कपड़ों पर मसाले, तेल के दाग, कीचड़, और तुमने घूंघट भी नहीं करा। दोनों जल्दी से घूंघट करती हैं और अब सभी को खाना परोसने लगती हैं। अरे भाभी, आपने मुझे कुछ परोसा नहीं, सबसे पहले घर के बड़ों को दो। बहुओं, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि खाना सबसे पहले बड़ों को देते हैं। सॉरी चाचा जी। बहू, मेरे मुंह में गिन चुन कर 3-4 दांत हैं, ये देखते हुए भी तुम मुझे ये रोटी और सब्जी दे रही हो। खिचड़ी किस लिए बनवाई थी हमने? खिचड़ी दो मुझे। और ये क्या, रोटियां तो काफी ठंडी हैं, हम फुलके खाते हैं। जल्दी से गर्मा गर्म फुलके लेकर आओ। माया सबके लिए फुलके बनाती है तो वहीं रिया जमीन पर बैठे लोगों को खाना देती है। इतनी ऊपर से भी क्यों दे रही हो? काम करो, खड़े होकर डाल दो सीधा प्लेट में खाना। भाभी, आपने अभी तक गिलास में पानी भी नहीं डाला है, सबसे पहले पानी रखते हैं। सामने तो है, आप खुद भी तो पानी ले सकते हैं। अरे जब खुद ही पानी लेना होता है तो बहू का क्या काम? अरे खाने में भी मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई है, और कलाकांत, इसमें तो सिर्फ दूध का ही स्वाद आ रहा है। कोई खाने की तारीफ करता है तो कोई उसमें कमी निकालता है। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ से दोनों बहुओं को कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। थकान के चलते दोनों बहुएं खाना भी नहीं खाती और सीधा कमरे में चली जाती हैं। शाम को जब रसोई में आती हैं तो देखती हैं कि अभी भी काफी सारा खाना बचा हुआ है। तभी मनोरमा भी रसोई में आती है। खाना तो काफी सारा बच गया, एक काम करो, इन्हें नौकरों के हाथों बाहर गरीबों में बंटवा दो और तुम रात के खाने की तैयारी करो। माँ जी, खाना तो काफी सारा है, पूरे परिवार के लिए काफी होगा यही। मेरे सामने तो कह दिया ये बात, किसी और के सामने मत कहना। 3 वक्त ताजा खाना बनता है हमारे यहाँ। रात के खाने में भी दोनों देवरानी जेठानी को काफी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह शाम सबकी फरमाइशों का खाना बनाकर दोनों काफी थक चुकी थी। 10 के 10 परिवारों की खानों में अपनी अलग पसंद थी। कभी किसी को तीखा चाहिए था, कभी किसी को फीका, तो कभी किसी को बिना प्याज लहसुन का खाना। किससे पूछकर आज पकौड़े बनाए? इस घर में सबकी मर्जी के हिसाब से ही खाना बनता है। आज तो बना लिया, लेकिन आइंदा मत बनाना। दोनों देवरानी जेठानी की पहली रसोई के दिन से लेकर आज की तारीख तक काफी ज्यादा परेशान थी और अब इस बारे में वो अपने पतियों से बात करती हैं। देखो, हम भी तुम्हारी परेशानी समझते हैं, लेकिन हम कैसे तुम्हारी मदद करें? अपना खुद का परिवार होता तो हम बोल भी सकते थे, लेकिन इतने सारे परिवार हैं। 2 हफ्ते में जेठानी हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। घर के कामों के लिए तो नौकर थे, लेकिन खाना बनाने के लिए घर में 2 बहू ही थी। ये देख उन दोनों से पति से रहा नहीं जाता और वो एक प्लान बनाते हैं। बाबूजी, विदेश में जो हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, अब वो काफी अच्छा चल रहा है, इसलिए अब हम दोनों भाइयों को वहीं जाकर रहना है और बिजनेस को भी संभालना है। घर तो हमने वहाँ पहले ले लिया था, अब बस खाना वगैरह और सफाई के लिए 2 नौकरानी रख लेंगे। अरे ऐसे कैसे? विदेश में तो वैसे ही खाना ढंग का नहीं मिलता, और तो और तुम नौकरानी भी रखोगे। जब तुम्हारी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले जाते? और नहीं तो क्या, पत्नियां होती ही किस लिए है? अपने पतियों का ख्याल रखने के लिए। ये बात सुनकर माया और रिया मन ही मन बहुत खुश होती है और अब दोनों के पति जल्द ही उनके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं और आज आखिरकार दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों के साथ विदेश जा रही होती हैं। फाइनली रोज रोज की रसोई, ढेर सारा खाना बनाना और इस 10 परिवार वाले ससुराल से छुटकारा मिल ही गया। दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों के साथ विदेश में काफी हंसी खुशी रहती है, तो वहीं साल भर 6 महीने में एक बार ससुराल आती और कुछ दिन ससुराल की जिम्मेदारी निभाकर वापस अपने पतियों के साथ विदेश चली जाती हैं। अमीर सास की डिजाइनर बहू, गरीब सास की दर्जी बहू। ललिता ने अपने बेटे की हाल फिलहाल में शादी की थी। ललिता अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करती है जो सिलाई कढ़ाई काफी अच्छा जानती थी।
अरे ललिता बहू, तो तू काफी सुंदर, गुणी और संस्कारी लेकर आई है। हाँ हाँ विमला बहन, गांव की बहू इसीलिए लाई हूँ ताकि घर में सुख शांति बनी रहे, और संस्कार भी गांव की लड़कियों में शहर की लड़कियों से ज्यादा होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिलाई कढ़ाई भी बहुत अच्छा जानती है। फिर तो मेरे फटे पुराने कपड़े तेरे ही घर सिला करेंगे आपसे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी बहू तो फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, लेकिन भले ही वो फैशन डिजाइनिंग में इतना पैसा नहीं लगा पाई हो, पर कपड़े सिलने उसे एक से बढ़कर एक आते हैं। ललिता और विमला को बात करता हुआ सुन पास खड़ी उर्मिला तुरंत जवाब देती है। अरे विमला, जरा इससे पूछ तो, फैशन डिजाइनर का मतलब भी जानती है? अरे गरीबों का कपड़ा सिलना मतलब दर्जी, और ये अपनी बहू को फैशन डिजाइनर कह रही है। और सच में उर्मिला बहन, ललिता बहन की बहू को मैंने खुद देखा, एक से बढ़कर एक कपड़े सिलती है। रहने दे, मेरी बहू आएगी तब देखना, बड़ी आई बहू की तारीफ करने वाली। उर्मिला और ललिता रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। उनके बीच अक्सर मनमुटाव बना रहता था। जहां उर्मिला अमीर थी, वहीं बेचारी ललिता गरीब। दोनों के विचार भी काफी अलग थे। ना जाने अपने आप को क्या समझती है, लगता है अपनी हैसियत भूलती जा रही है। चलिए मेरी बराबरी करने अपनी दर्जी बहू को फैशन डिजाइनर बता रही है। अरे क्या बात हो गई, कौन अपनी हैसियत भूल गया है? तुम्हारे छोटे भाई की बीवी अपनी हैसियत भूलते जा रही है। अरे गांव से बहू ब्याह कर लाई है और कह रही है फैशन डिजाइनर, जैसे कपड़े सिलती है। अरे तो क्या हो गया, अपनी बहू की तारीफ ही तो कर रही है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि किस बात की नोकझोंक होती रहती है तुम दोनों के बीच। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है, आप तो रहने दीजिए। अब तक आपने दिलीप के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे जिससे हमने दिलीप का रिश्ता लगाया था उन्हें हमारा बेटा पसंद आ गया है, और संजोग तो देखो तुम्हारी बहू भी फैशन डिजाइनर है। तुम्हारी बहू भी से क्या मतलब है? मेरी ही बहू पूरे मोहल्ले में अकेली फैशन डिजाइनर होगी। इस रिश्ते को जितनी जल्दी तय कर सको तय करो। उर्मिला के बेटे दिलीप का रिश्ता भी एक अच्छे घर में तय हो जाता है। लड़की फैशन डिजाइनिंग कर चुकी थी और इसी फील्ड में काम भी कर रही थी। अब उर्मिला के बेटे दिलीप की शादी भी तय तारीख पर कर दी जाती है। देख रही है ना विमला, मेरी बहू फैशन डिजाइनर, और फैशन डिजाइनिंग करने के लिए पैसा चाहिए। क्या बात कर रही है उर्मिला, तू तो ललिता की बहू से भी 10 कदम आगे की बहू ढूंढ लाई। ललिता की बहू रीना घर का सारा काम करके अपना आधे से ज्यादा समय सिलाई कढ़ाई और बारीकी से एक कागज पर डिजाइन बनाकर उस पर काम करने में लगी रहती है। अरे वाह बहू, तू तो चित्रकारी भी काफी अच्छा कर लेती है। हाँ माँ जी, तभी तो मैं इसे सिलकर तैयार कर पाऊंगी बारीकी से। सचमुच बहू, क्या हुनर पाया है तूने। समय बीत रहा था। रीना अब आस पड़ोस के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी थी और कम दामों में वो एक से बढ़कर एक डिजाइनिंग ड्रेस, साड़ी, गाउन, फ्रॉक सूट, ब्लाउज, प्लाजो सब कुछ तैयार कर लेती थी। ललिता बहन, ये एक उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। आप तो जानती है पिंकी की शादी तय की है, लेकिन इसका बाप है कि ऐसी मुसीबत में घड़ी में भी साथ नहीं दे रहा, बस पी कर पड़ा रहता है घर में। बताओ बहन, क्या बात है? जो मुझसे हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। भाभी, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि आप मेरी मदद कर सको। आप मेरे लिए एक ऐसा लहंगा तैयार कर दीजिए जिसे मैं शादी में पहन सकूं। हाँ बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगा ड्रेस खरीद सके। फिर मुझे याद आया कि तुम इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई करती हो, तो मेरी बेटी के लिए एक लहंगा तो बना ही दोगी। क्यों नहीं, बस आप मुझे लहंगा तैयार के लिए धागा, मोती, कपड़े, अस्तर, जो भी सामान लगता है वो लाकर दे दीजिएगा। मैं इसी से डिजाइन में खूबसूरत लहंगा तैयार कर दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पिंकी भी अब रीना को लहंगा बनाने के लिए सारा सामान लाकर दे देती है। रीना भी मन लगाकर अब पिंकी की शादी का लहंगा तैयार करती है। भाभी, मेरा लहंगा तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये रहा तुम्हारा लहंगा, देखो और बताओ कैसा लग रहा है। पिंकी जब उस लहंगे को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। लहंगा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी महंगे दुकान से खरीदा गया हो। सचमुच भाभी, आपने इतना सुंदर लहंगा तैयार किया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लहंगा आपने अपने हाथों से तैयार किया है। तभी रीना पास रखी एक खूबसूरत सी साड़ी दिखाते हुए पिंकी से पूछती है, और ये साड़ी कैसी लग रही? ये मैंने माँ जी के लिए तैयार की है ताकि वह आपकी शादी में इसे पहन सके, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं। पिंकी की शादी वाले दिन ललिता अपने परिवार वालों के साथ शादी में शामिल होने आई थी। वहीं उर्मिला भी शादी में पहुंचती है। और ये बाप रे ललिता, लग रहा है तूने सारा पैसा लगाकर ये महंगी साड़ी खरीदी है। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करिए, ये साड़ी तो मेरी बहू ने बनाया। पूरे 15 दिन हो गए। जो पिंकी ने लहंगा पहना है वो भी मेरी बहू ने ही बनाया है। और ये तेरी बहू तो सचमुच कलाकार निकली, कितना सुंदर लहंगा तैयार किया, और इस साड़ी पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही।
विमला और ललिता की बातें पास खड़ी उर्मिला सुन रही होती है। तभी वो विमला के पास आती है और अपनी साड़ी दिखाते हुए कहती है, अरे वो सब छोड़ विमला, ये देख मेरी बहू ने अपने हाथ से ये साड़ी तैयार की, बता कैसी है। बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, तुम दोनों की बहुएं तो वाकई कलाकार हैं। तुम दोनों की नहीं, सिर्फ मेरी बहू फैशन डिजाइनर है, बाकी तू तो जानती ही है, लोग छोटे मोटे सिलाई सेंटर से सिलाई सीख कर खुद को फैशन डिजाइनर बताते हैं। ललिता उर्मिला से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी बहू को लेकर वहां से चली जाती है। अब उर्मिला घर आती है। अरे क्या बात है, इतना मुंह क्यों बना रखा है तुमने? ललिता की बहू ने उसे इतनी सुंदर साड़ी बनाकर दी है कि बस उसे देखते रह जाएं। लेकिन ये साड़ी जो मैं 10,000 की खरीद कर लाई हूँ, लोगों को ये कहती फिर रही हूँ कि मेरी डिजाइनर बहू ने बनाकर दिया है। अरे कब देगी वो मुझे साड़ी बनाकर? ललिता की बहू की तरह दोनों सास बहू के बीच में कितना प्यार है, और एक मेरी बहू है जिसे मेरी पड़ी ही नहीं है। तुम तो जानती हो तुम्हारी बहू फैशन डिजाइनर है, उसके पास बहुत काम होता है, महंगे महंगे कपड़े डिजाइन करने होते हैं, तो उसे समय नहीं मिल पाता होगा। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर ठीक है। उर्मिला उस वक्त कुछ नहीं कहती। अब देर शाम जब प्रियंका घर आती है तो उर्मिला प्रियंका से कहती है, बहू तुझे इतना अच्छा ड्रेस डिजाइन करना आता है, ब्लाउज लहंगा गाउन सब कुछ तू तैयार करती है, एक अच्छी सी साड़ी मेरे लिए तैयार कर दी होती। हाँ क्यों नहीं, थोड़ा समय मिल जाने तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी तैयार करूंगी, उससे पहले अच्छे से डिजाइन करूंगी, उसके बाद उस पर काम करूंगी। ये हुई ना बात। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज उर्मिला की बहू प्रियंका शॉपिंग पर गई होती है। तभी उर्मिला अपनी बहू के कमरे में पहुंचती है, जहां उसे डमी में एक साड़ी लपेटे हुए दिखाई देती है। मेरी बहू ने मेरे लिए शायद साड़ी तैयार की, मैं काफी समय से इस साड़ी पर उसे काम करता हुआ देख रही थी, मुझे लगा किसी क्लाइंट का होगा, लेकिन ये तो मेरे लिए है। उर्मिला उस साड़ी को छूकर देख ही रही होती है कि तभी वहां प्रियंका आ जाती है। आपने किससे पूछकर इस महंगी साड़ी में हाथ लगाया? आपको पता भी है ये जिस क्लाइंट का है उसने इसे बनवाने के लिए पूरे 4 लाख रुपए दिए। तो क्या ये मेरा नहीं है? मुझे लगा ये साड़ी तो मेरे लिए तैयार कर रही है। एक तो आप मेरा बना बनाया करियर बर्बाद करना चाहती हो, ऊपर से अगर इस साड़ी में थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो मुझे कंपनी को फाइन देना होगा। दूर हटो आप। उर्मिला को उसकी बहू का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता। और तो और उर्मिला की बहू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि उनकी बातें ललिता और रीना तक सुन लेती हैं। क्या जरूरत थी जेठानी जी को भी शहरी बहू लाने की, अब कर रही है ना बेइज्जत। उर्मिला उस दिन के बाद से अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसकी अमीर बहू उसकी क्यों इज्जत नहीं कर रही। क्या जरूरत है तुम्हें भी अपनी फैशन डिजाइनर बहू के हाथों के कपड़े पहनने की? अरे तुम एक से एक कपड़े खरीद सकती हो, उर्मिला उदास क्यों होती हो? उर्मिला खरीदे हुए कपड़ों को अपनी बहू का बनाया हुआ कपड़ा कहकर अपना मन बहला लिया करती। एक रोज उर्मिला के घर ललिता और रीना आते हैं। क्या बात है आज तुम दोनों के एक साथ मेरे दरवाजे पर? बड़ी माँ, ये साड़ी मैंने आपके लिए अपने हाथों से तैयार करके लाई थी, इसे बनाने में मुझे 10 दिन लगे, आप मना मत करना। बहू ने आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए साड़ी तैयार की थी, तो मैं बस आपको वही देने आई थी। उर्मिला उस साड़ी को खोलती है और उसका डिजाइन कढ़ाई बनावट देखकर वो दंग रह जाती है, लेकिन बड़ी ही प्यार से साड़ी को स्वीकार कर रीना को आशीर्वाद देते हुए कहती है, ललिता सही थी, पैसे और दिखावे में क्या रखा है, हमेशा से तुम सास बहू में माँ बेटी जैसा प्यार रहा और हम में टकराव, एक दूसरे से मन मुटाव, यहाँ तक कि मेरी डिजाइनर बहू ने मेरे लिए कभी साड़ी तक नहीं बनाई और तू पराई होकर भी मेरे लिए 10 दिनों से साड़ी पर काम कर रही थी। उर्मिला को एहसास हो चुका था कि सब कुछ पैसों में ही नहीं है, बल्कि मान सम्मान और संस्कार भी जरूरी होता है।